हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले साल एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी के 2025 में वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर कुछ सुल्तानों के नाम दिए गए हैं, शासकों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजी के अनुसार जमाना है। पहला है रज़िया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा, देखते हैं हम इसका सही जवाब देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम था वो सबसे पहला था। ये कब बना था शासक? 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, तो पहला ये हो गया, तो आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन था वो हमें देखने को मिलता है 1211 से लेकर 1236 तक। तो फिर ये हमारा 3, 4। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन है इस रज़िया सुल्तान, जिसका शासनकाल था 1236 से लेके 1240 तक। तो 3, 4, 1 हो जाएगा। और फिर गयासुद्दीन बलबन, इसका शासन था 1266 से लेकर 87 तक। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2। तो ये पेयर बन गया 3, 4, 1, 2 का। ये कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर यही हो जाएगा। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो इसे तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर बोला जाता है, संस्थापक यही था। और इसे लाख बख्श भी बोलते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली संस्थापक जो इल्तुतमिश था उसे रियल फाउंडर बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का। रियल फाउंडर इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश ही था जिसने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया था दिल्ली सल्तनत का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को सेनापति बोलता था। किसका? मोहम्मद गौरी का। इसके बाद रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट फीमेल सुल्तान थी और सबसे आखिरी भी यही है। बलबन के बारे में एक फैक्ट बोला जाता है कि बलबन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ किंगशिप। किसने दी थी? तो वो बलबन ने दी थी। राजत्व का सिद्धांत, और इसी ने ही सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश को, स्लेव डायनेस्टी जो थी उससे ही हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो उसे ही हम मामलुक डायनेस्टी भी कहकर बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक और उनके शासन की अवधि का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही बताना है आपको। तो इसके ऑप्शंस में देखें हम, इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रज़िया सुल्तान, जिसने सिर्फ 4 वर्ष तक शासन किया था। यही सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 15 वर्ष नहीं बल्कि कितना किया था? 26 वर्ष। कब से कब तक? तो 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, रज़िया सुल्तान ने 1236 से लेकर 40 तक शासन किया था। किसके बाद? इल्तुतमिश के बाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 10 वर्ष नहीं बल्कि 20 वर्ष तक शासन किया था। कब से कब तक? तो इसने किया था 1296 से लेके 1316, लगभग 20 वर्ष। और गयासुद्दीन बलबन ने 35 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष शासन किया था, 1266 से लेकर 1287 तक। रज़िया का शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह एक जिसको बोलते हैं कोट को क्या बोलते थे? कूबा। और एक टोपी यानी कि कूला, टोपी को क्या बोलते थे? कूला। ये पहनना स्टार्ट किया था। रज़िया के पतन का मुख्य कारण मलिक अल्तुनिया के साथ उसका जो स्ट्रगल था और तुर्क जो नोबल्स थे, अमीर थे, उनका षड्यंत्र था उसके पीछे, जिसके कारण
रज़िया सुल्तान का एक रूल हट गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी ग्रहण किया और बाद में उसकी पुत्री रज़िया ने उसका स्थान लिया। रज़िया ने कई दशकों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो किसी भी महिला सम्राट के सबसे लंबे शासन काल में से एक है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पहला ही सही है। क्यों? क्योंकि रज़िया सुल्तान ने कई दशक नहीं बल्कि सिर्फ 4 साल तक ही शासन किया था। ये सही है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि इल्तुतमिश अपने सभी पुत्रों से अधिक रज़िया को योग्य मानता था। ऐबक की जो डेथ थी वो पोलो खेलते टाइम हो गई थी। पोलो खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? ऐबक की। कब? 1210 में। रज़िया की हत्या जो थी वो 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने कर दी थी। और दिल्ली सल्तनत के शुरुआती सुल्तानों में इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने प्योर अरेबियन सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? सिल्वर का एक सिक्का चलाया था जिसे उस टाइम पर क्या बोलते थे? चांदी का टंका। और एक और चलाया था कॉपर का जिसे बोला जाता था जीतल। तो ये 2 सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रज़िया सुल्तान ने शासन किया था। रज़िया के जो रूलिंग एरा था, शासनकाल था, उसमें भटिंडा के जो एक गवर्नर थे मलिक अल्तुनिया, उसने एक विद्रोह कर दिया था रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़। और रज़िया ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मलिक अल्तुनिया से शादी कर ली। इसके बाद एक हिस्टोरियन है एल्फिंस्टन, उन्होंने कहा कि यदि रज़िया एक पुरुष होती तो उसका नाम देश के महान शासकों में लिया जाता। रज़िया के बाद उसका एक भाई था बहराम शाह ने उसकी गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत पर राज किया। दिल्ली के तुर्क अमीर यानी कि चहलगनी ने कभी भी किसी महिला के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। तो रज़िया के पतन का एक ये बड़ा कारण बना था कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। किसके खिलाफ? रज़िया सुल्तान के खिलाफ। अब जो अमीर थे जिन्हें चहलगनी बोलते थे, इसकी जो स्थापना थी यानी कि इसमें कुछ 40 अमीर हुआ करते थे, 40 नोबल्स हुआ करते थे। उन्हें किसने बनाया? तो उनकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समकालीन इतिहासकार ने स्वीकार किया था कि रज़िया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक योग्य थी? तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि मिनहाज उस सिराज वही हिस्टोरियन था जिसने ये स्वीकार किया था कि रज़िया सुल्तान अपने भाइयों से ज़्यादा अधिक योग्य थी। अगर मिनहाज उस सिराज की बुक की बात करें कि उसने कौन सी बुक लिखी है, तो इसने लिखी है तबकात ए नासरी। ये किताब मिनहाज उस सिराज ने ही लिखी है। इतिहास का सबसे बड़ा सोर्स है ये। और जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। और इस जियाउद्दीन बर्नी किसके टाइम पर था? तो ये तुगलकों के टाइम का हिस्टोरियन था। अल बरूनी ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद नामक, जिसे तारीख़ुल हिंद भी कहते हैं, उसकी रचना की थी अल बरूनी ने। और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जिसने लिखी थी किताबुल रहला, जो नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर इंडिया आया था। इब्न बतूता जो था वो यात्री था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का, जिसने किताबुल रहला लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में फ़ारसी भाषा बंदगान किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान द्वारा खरीदे गए सैन्य गुलाम जिसे बंदगान कहते हैं। तुर्क और गुलाम शासकों ने सैन्य और प्रशासनिक सेवा के लिए इन विशेष गुलामों को खरीदा था जिन्हें बंदगान कहते थे, और इन्हें सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक संख्या में बंदगान थे। तो किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा बंदगान थे, और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान, जिसमें गुलामों की भर्ती की गई, और ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये स्वयं शुरुआत में गुलाम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के लाल बलू पत्थर के टावर के आधार पर मीटर व्यास है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12.32 मीटर कुतुब मीनार का बेस डायमीटर जो है वो कितना है? 12.32। और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो हाइट है इसकी कितनी? 72.5 मीटर, लगभग 73 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो किसने रखी थी? तो वो ऐबक ने रखी थी। ऐबक ने एक सूफ़ी संत हुए थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफ़ी संत थे, उन्हीं की याद में ये कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। इसका जो निर्माण है वो किसने पूरा किया था? तो वो निर्माण पूरा करने वाला था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर यहाँ इस कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे 2 फ्लोर्स और जोड़ी गई। तो इसकी 2 फ्लोर्स और जुड़वाने के बाद पूरा 5 मंजिला ये हो गया था। तो ये किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी बाकी की 2 मंजिल बनवाई थी। और कुतुब मीनार परिसर में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और प्रसिद्ध आयरन पिलर भी स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सरदारों का दल चहलगनी किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने ये चहलगानी यानी कि ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना की थी। इसमें कुछ 40 सरदार हुआ करते थे, और इनका डायरेक्ट हस्तक्षेप था किसमें? सल्तनत की राजनीति में। और इसको एंड करने वाला कौन था? तो इसको एंड करने वाला था कौन? गियासुद्दीन बलबन, जिसने ऐसे चहलगानी को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। सेकंड है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत खिलजी वंश के एक प्रमुख शासक बलबन के शासन से हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, सेकंड गलत है। तो हमने देखा था लास्ट एक क्वेश्चन में कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने अपने गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में छोड़कर एक गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कब की थी इसने स्थापना? तो 1210 एडी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 एडी में। और ये जो गुलाम वंश है वो कब से कब तक था? तो 1206 से लेके 1290 तक ये गुलाम वंश चला, यानी कि स्लेव डायनेस्टी चली। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो वो खिलजी डायनेस्टी आई थी। खिलजी की स्थापना करने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है पड़ोसी देश क्षेत्रों के साथ अनियंत्रित व्यापार को प्रोत्साहित करके राजकोषीय आय का विस्तार करना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम रखना ताकि सैनिकों को निश्चित वेतन पर रखा जा सके, बाज़ारों में वाणिज्यिक लेवी की एक समान प्रणाली के साथ धार्मिक कराधान को बदलना, विदेशी साम्राज्यों को भारतीय कपड़ा निर्यात को प्रोत्साहित करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम रखना ताकि सैनिकों को निश्चित वेतन पर रखा जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने देश की रक्षा के लिए एक विशाल स्थायी सेना रखी हुई थी, जिसे कैश में सैलरी दी जाती थी। कम वेतन में सैनिक अपना गुजारा बसर नहीं कर सके, इसके लिए बाज़ार के दामों को कड़ाई से नियंत्रित किया गया। अब इसकी बाज़ार नियंत्रण के लिए, मार्केट कंट्रोल के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी निगरानी के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसे क्या कहा जाने लगा, शहनाए मंडी। इस नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया, बाज़ार अधीक्षक और एक स्पाई यानी कि गुप्तचर नियुक्त किया जिसको बोलते थे बरीद। उसने अनाज के दाम तय करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। ये प्राइस को तय करता था कि किस सामान का कितना प्राइस होगा। और एक और डिपार्टमेंट बनाया था सराए अदल। इसका क्या काम था, तो ये जो क्लोथ मार्केट था, कपड़ा बाज़ार था, इसे सराए अदल बोलते थे। ये सारे विभाग इसने स्थापित किए थे किसके लिए, मार्केट कंट्रोल के लिए। तो इस शहनाई मंडी जो कि बाज़ार नियंत्रण की जो प्राइजेस थी उनकी रक्षा करता था, ये इन्वेस्टिगेट करता था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था शहनाई मंडी। बरीद गुप्तचर को बोलते थे, दीवाने रियासत प्राइस को फिक्स करने के लिए, और सराए अदल ये कपड़ा बाज़ार को सराए अदल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए कौन सा सुल्तान जिम्मेदार था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की। कब की थी, 1327 में ट्रांसफ़र की थी। दौलताबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और ये पूरी तरीके से फेल हो गई थी। गर्मी, पानी की कमी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ये योजना पूरी तरीके से फेल थी, जिसके कारण उसे कुछ वर्षों बाद पुनः दिल्ली वापस लौटना पड़ा। इतिहासकार था एक हिस्टोरियन बदायूनी ने लिखा है कि इस स्थानांतरण से दिल्ली वीरान हो गई और सुल्तान को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था। तुगलक को उसके अनूठी योजनाओं के कारण पगलौद या फिर विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया था। पागल सुल्तान इसे कहा गया था। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने कुछ 5 पॉलिसी चलाई थी, जिसमें कि एक थी दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफ़र करना, जो कि पूरी तरीके से फेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली के सुल्तान को उसकी बाज़ार सुधार नीतियों के लिए जाना जाता है। तो मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़ों की ब्रांडिंग करने की प्रथा शुरू की थी। इसने भूमि की पैमाइश करवाकर लग उपज का 50% हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया था, जिससे क्या कहा जाता था, खराज। ये कितना था, 50% इसे निर्धारित किया था टैक्स के रूप में। और उसने जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था। ठीक है, ये कुछ नीतियाँ इसने लागू की थी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना जुटाई जिससे एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हुई। अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद तुगलक। तो स्थायी सेना जुटाने वाले ये कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने कुछ बड़ी सेना स्थायी जुटाई और बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों
जैसे कि तर्माशिरीन, कबलक आदि के सबसे अधिक खतरनाक आक्रमण हुए थे। इन आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा के लिए उसने सीरी को अपनी कैपिटल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने शहर के बाज़ारों में अनाज पहुंचाने के लिए बाज़ारों का उपयोग किया था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बंजारे जो थे ये खानाबदोश व्यापारी समुदाय थे जो अपने बैलों के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते थे। अलाउद्दीन ने बाज़ार में अनाज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बंजारों को विशेष अधिकारी और सुविधाएं दी थीं। ठीक है, और इनका जो हेड होता था, बंजारों का जो हेड होता था, उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें नायक बोलते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध उसके सफल बचाव के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगोल नेता चंगेज़ खान के वंशजों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन अलाउद्दीन की रणनीति सेना ने उन्हें धूल चटा दी। अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति था ज़फ़र खान। इसने मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, जिससे मंगोलों के दिलों में उसका खौफ बैठ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासनिक सुधारों और उत्तर में सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट कथन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने की मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजना अंततः विफल हो गई थी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। सेकंड भी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद की थी वो फेल थी, और फर्स्ट वाला भी सही है कि अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासनिक सुधारों और उत्तर में सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो साउथ कैंपेन चलाया था वो जीता तो सही, लेकिन उसने वहाँ पर अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए और वहाँ पर उनसे बोला कि मुझे सिर्फ कर देते रहो और तुम राज करो। तो उसे क्या कहा? वत्सल बनाकर वापस लौटा दिया था। प्रत्यक्ष शासन नहीं था उसका, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल ज़रूर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और पॉलिसी चलाई थी, टोकन करेंसी भी चलाई थी, जो तांबे और पीतल के सिक्कों के रूप में थी, और यह भी नकली सिक्कों के चलन के कारण फेल हो गई थी। तुगलक ने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दीवाने कोही। इसे कृषि विभाग की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान था, और अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, जिसे तूतिए हिंद बोलते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट पोएट था वो कौन था? अमीर खुसरो, और इसे क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद, भारत का तोता। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना तो मलिक काफूर और ना ही अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। बाकी तीनों के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया था। मलिक काफूर जिसे क्या और कहते हैं, तो ये इसे हज़ार दिनारी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि हज़ार दिनारी भी बोला जाता है। और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत विजय के लिए ये गया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को साउथ कैंपेन के लिए भेजा था अपना सेनापति नियुक्त करके। अगर हम वारंगल के बारे में बात करें तो वारंगल का एक काकतीय शासक था। वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? जब मलिक काफूर वहाँ पर कैंपेन के लिए गया था तो काकतीय डायनेस्टी का प्रताप
रुद्र द्वितीय ये राजा था उस टाइम पर, और मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी ने ही गिफ्ट किया था। देवगिरी का जो राजा था उस टाइम पर वो कौन था, तो वो रामचंद्र देव। और मदुरई में पांड्य राज्य था, उसको भी मलिक काफूर ने आक्रमण कर भारी धन से लूटा था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो किस तुगलक वंश के टाइम पर हुई थी। तुगलक वंश भी कब, जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसके टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला किला, जिसे जिन्नों का घर भी कहा जाता है, कब बनवाया गया था, तो इसका सही आंसर है 1354 में। फिरोज शाह कोटला, जिसे जिन्नों का घर भी कहते हैं, इसका जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक इसने करवाया था, और इसे ही अपनी राजधानी घोषित की थी। ये कहाँ पर है, दिल्ली के एक हिस्से में। यहीं पर फिरोज शाह कोटला में ही इस परिसर में एक अशोक का एक प्रसिद्ध स्तंभ टोपरा से लाकर स्थापित किया गया था। यहाँ स्थित जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है जो उस समय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के किस यात्री ने वर्णन किया था कि भारतीय सरदारों ने रक्षा के लिए बांस के झुंड और ऊबड़ खाबड़ इलाकों का उपयोग करके खुद को कैसे किलेबंद किया था, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये मोरक्को का यात्री था जो भारत आया था। अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री था। कब आया था, तो ये 1333 में भारत आया था। किसके टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी नॉलेज देखकर, इसकी विद्वता देखकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी कौन, जज, मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, उसे नियुक्त किया। और उसकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, किताबुल रहला। उस समय उसने उस टाइम पर पोस्टल सिस्टम यानी कि डाक व्यवस्था के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस दिल्ली के सुल्तान ने साधारण पेशों के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जाति या कुल के बजाय योग्यता को एक प्रायोरिटी देता था, और उसने माली, नाई, शराबी और रसोइयों जैसे साधारण पृष्ठभूमियों के लोगों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया था। इस नीति के कारण जो अमीर लोग थे, तुर्क लोग थे या कुलीन वर्ग के लोग थे, वो उससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था उसके खिलाफ। नेक्स्ट लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर गियासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी बोलते हैं। इसका गाजी मलिक भी नाम था। और इसने, ये कौन था, फाउंडर ऑफ तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करने वाला कौन था, तो वो यही था गियासुद्दीन तुगलक। और इसने किस वंश को ख़त्म किया था, तो खिलजी वंश को ख़त्म करने के बाद इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलकाबाद का किला एक मजबूत और अनूठी पहाड़ी वास्तुकला का उदाहरण है। और इसी के टाइम पर एक सूफ़ी संत थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। काफ़ी फेमस संत हुए हैं ये सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया, और इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इन्हीं से जुड़ा हुआ है ये
कथन जो है दिल्ली अभी दूर है, जो हम आज कभी कभी सुनाई देता है हमें, जो स्लोगन है वो किसने दिया था, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया था। ये पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके शासनकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो वो है पहला गयासुद्दीन बलबन 66 से लेकर 87 और फिरोज शाह तुगलक 51 से 88 तक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेके 87 तक शासन किया था और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेके 1388 तक किया था। बलबन ने अपने जो उपाधि धारण की थी वो क्या थी, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया, और नायब ए खुदाई की उपाधि धारण की थी किसने, बलबन ने। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक फैक्ट है कि इसने ब्राह्मणों पर एक कर लगाया था जिसको बोलते हैं जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था, एक हॉस्पिटल बनवाया जिसका नाम था दारुल शिफा जिसे अस्पताल था। और गरीबों की बेटियों की शादी के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात, किसके लिए, गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकों के बाद 1526 तक आगरा पर किन दो राजवंशों ने शासन किया। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैयद और लोदी वंश ने 1526 तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का अगर हम डायनेस्टी का एक क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले आया हमारा गुलाम वंश आया, फिर आया उसके बाद खिलजी, फिर आया तुगलक वंश, फिर उसके बाद आया सैयद और फिर आए लोदी। तो ये कुछ 5 वंश थे जो दिल्ली सल्तनत में शामिल हैं। इन 5 वंशों ने राज किया था दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत के नाम से। लोदी वंश जो था वो एक मात्र अफ़गान राजवंश था। ठीक है, ये कौन थे, अफ़गानी थे। बाकी सब कौन थे, ये सब जो चार जो थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों जो थे वो कौन थे, तुर्क थे। और ये सिर्फ लोदी वंश जो था वो अफ़गानी वंश था। लोदी वंश की जो संस्थापक था किसका, लोदी वंश का, तो उसका नाम है बहलोल लोदी। ठीक है, और अगर हम देखें तो आगरा की जो स्थापना है, आगरा जो शहर है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1504 में हुई थी। किसके द्वारा, तो वो था सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1526 के बाद किसका स्टार्ट हो गया था शासन, तो वो मुग़ल का शासन स्टार्ट हो गया था। 1526 में एक युद्ध हुआ था बड़ा ही फेमस, वो युद्ध था पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, एक तरफ थे लोदी वंश और एक तरफ था बाबर यानी कि मुग़लों का संस्थापक। और बाबर ने लोदियों को हराकर किस वंश की स्थापना की, मुग़ल वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल्स की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लोदी शासक का नाम बताइए जिसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। कब, 1504 में। अगर हम सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो सिकंदर लोदी ने एक भूमि मापन के लिए एक स्केल जारी की थी जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ठीक है, पैमाइश प्रणाली शुरू की थी जो लंबे समय तक चली और उसने पोइट्री लिखी थी। उसका पेन नेम क्या था, किस नाम से वो
कविताएं लिखा करता था। तो उसका पेन नेम था गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से वो पर्शियन में यानी कि फ़ारसी में अपनी कविताएं लिखता था। और उसने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सारे करों का अंत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया गया था? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि एक युद्ध हुआ था 1526 में, काफ़ी फेमस युद्ध है जिसे कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच? लोदी और मुग़ल की तरफ से जो था, मुग़ल का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर और लोदी में कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था किसका? लोदी वंश का। और ये हुआ था 21 अप्रैल 1526। डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी? तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग उसने किया था और तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इंडियन हिस्ट्री में ये पहला ऐसा शासक था जिसने तोपों का उपयोग किया था। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था कौन? इब्राहिम लोदी, जो रण क्षेत्र में ही लड़ते हुए मारा गया था। और यहीं से हमारे मुग़ल एम्पायर की स्टार्ट होती है। युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को एक टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया खुद को? वो था कलंदर की उपाधि उसने दी खुद को। ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में उनके द्वारा सौंपे गए एकता में मुक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या कहलाता था? मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए धन पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, खुम्स। इस्लामिक कानून यानी शरीयत के अनुसार खुम्स जो था वो 1/5 यानी कि 20% सुल्तान राजकोष के लिए 4/5 यानी कि 80% सैनिकों में बांटा जाता था। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके विपरीत नियम बनाए और 4/5 हिस्सा राज्य के लिए ये स्टेट को जाता था और ये आर्मी को जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ऐसे दो शासक थे जिन्होंने अपोजिट किया और 4/5 हिस्सा जो था वो राज्य के लिए तथा 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। एक था खिराज, यह नॉन मुस्लिम्स के द्वारा लिया जाता था। एक कर था एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि की आय पर लगने वाला भूमि कर जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। एक जजिया जिससे नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम जो कि गैर मुसलमान नागरिकों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला धार्मिक कर था। एक क्या था? रिलीजियस टैक्स था, और एक था ज़कात जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स से लिया जाता था। मुस्लिमों से उनकी संपत्ति पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर बोल लीजिए या फिर एक दान कर था जो धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। वो है, भारत में वास्तविक मेहराब और गुंबद की वास्तुकला की विशेषता सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत। भारत में मेहराब और गुंबद की वास्तुकला की शुरुआत जो थी वो दिल्ली सल्तनत के काल से हुई थी और इससे पहले प्राचीन भारतीय, हिंदू या बौद्ध वास्तुकला में क्षैतिज और बीम यानी कि लिंटेल एंड बीम पद्धति का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और तुर्की और फारसी सुल्तानों के आने से भारतीय वास्तुकला में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शैली का उदय हुआ और जिसमें कि हम देखते हैं मेहराब और गुंबद का
आना। तो मेहराब और गुंबद का जो निर्माण है वो बड़ी और भव्य इमारतों को बिना मजबूत स्तंभों के खड़ा करना आसान हो गया। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एक हो गया अलाई दरवाज़ा। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका एग्जाम्पल है मेहराब और गुंबद का। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 28 क्वेश्चंस थे जो पिछले साल आए थे, 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और हो सकता है कि आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए उनसे क्वेश्चंस बने 2026 के एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में हम। ओके।